नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जब बात होती है स्वागत की तो कहीं कहीं एक शब्द आता है सत्कार, और अगर सत्कार की बात आती है तब देखा जाता है कि संस्कार कैसा है, क्योंकि जैसा संस्कार होगा वैसा ही सत्कार होगा, वैसे ही भाव होगा। तो आज हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें संस्कार बहुत निहित है। और एक बात और आपको कहता हूं कि स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में हर बार हम नगीने लेके जाते हैं, तमाम नगीने जो इस समाज को दिशा देते हैं, समाज के बहुमुखी आयाम होते हैं। लेकिन आज मैं जो लाया हूं वो नगीना नहीं, वो जौहरी, जिसने तमाम नगीनों को तैयार किया। तो जो ऐसे जौहरी हैं उनका नाम श्री सुनील वाजपेयी जी होता है। आप भारतीय ज्ञानपीठ विद्यालय है के प्रबंधक हैं। इसके साथ ही साथ आप एक अच्छे गीतकार, कवि हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गुरु हैं। हमने जहाँ से ये संस्कार सीखा, मैंने इसीलिए कहा था मैं संस्कार और भाव की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो सत्कार है, जो संस्कार है, इसके जो प्रणेता रहे हैं वो मेरे कक्षा 8 तक की पढ़ाई के गुरु श्री सुनील वाजपेयी जी हैं। मेरा सौभाग्य है कि जिनके सामने हम लोग मे आई कविन सर कहते थे, उनके समक्ष आज हम बैठ के उनका ही इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक गुरु के लिए भी इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, और शिष्य के लिए तो ये परम भक्ति की बात है कि आज वो अपने गुरु का इंटरव्यू ले रहा है, जिनके सामने हम लोग खाली ये सोचते थे कि गुरुजी आ रहे हैं, कहीं छुपो जल्दी से। तो आदरणीय गुरुजी श्री सुनील वाजपेयी साहब, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके आगे तदुपरांत हम गुरुजी ही कहेंगे आपको। तो इस स्टूडियो में बताऊँ कि ये जो कुछ भी है, ये जो जितना भी संस्कार है, जितना संस्कार है, ये सब आपका ही दिया हुआ है। इसके बाद मित्रों हम विदेशों में भी पढ़ाई कराएं, लेकिन जो पहली कक्षा की पढ़ाई होती है, जो पहला गुरु होता है, जो पहला इन्वायरमेंट होता है, आपके मन मस्तिष्क पे वो बिल्कुल एक अटल छाप छोड़ता है। और बड़ी एक शब्द है एलुमनाई, वो इसलिए बना है क्योंकि जब लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर होते हैं तो उन्हें ये देखने की इच्छा होती है कि हमने जहाँ से शुरुआत करी थी वो क्या है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने जहाँ से शुरुआत करी थी वो क्या है। मैं आपको फिर से पुनः बहुत स्वागत करता हूं, और स्वागत के साथ साथ एक शब्द आता है सम्मान। तो मैं आज इस स्टूडियो में मेरे लिए और गुरुजी के लिए भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर मेरे अलावा 2 और भी शिष्य आपके बैठे हैं। एक जिनका परिचय है श्री आशीष अवस्थी जी, आप इंस्पेक्टर GST हैं, लखनऊ में तैनात हैं, और दूसरी निगम जी हैं जो जनरल मैनेजर हैं सोशल रिसर्च फाउंडेशन नामक संस्था की। तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि कृपया आएं, और आशीष अवस्थी जी आप एक माला पहनाकर गुरुजी का सम्मान। तो मैं श्री आशीष अवस्थी से निवेदन करता हूं कि गुरुजी का माला अर्पण कर आपका स्वागत करें, आशीर्वाद लें। या आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही ईश्वर से कामना है, और आपको बहुत आगे जाना है, क्योंकि इतनी अंतराल के बाद गुरु से मिलना जैसे भगवान को पा लेना है, कुछ इसी तरीके से। तो मैं अगली कड़ी में मैडम भावना निगम जी हैं हमारे बीच में, जो आपकी प्रिय शिष्या रही हैं। आपने भी MBA की डिग्री हासिल की और सोशल रिसर्च फाउंडेशन में उच्च शिक्षा के आयाम को हासिल कर रही हैं। बहुत ही बढ़िया है जब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो ऐसे गुरु भी हैं और ऐसे शिष्य भी हैं। मैं चाहता हूं कि दोनों गुरु शिष्य एक तरफ बोलें और गुरु जी के साथ बढ़िया सी फोटो खिंचवाएं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस स्टूडियो में मैं भी इस क्षण को मैं भी इस क्षण चाहता हूँ, मैं यहीं आ जाना चाहता हूँ। और जो एक कैमरामैन के रूप में रिकॉर्डिंग कर रही हैं मैडम यशस्वी मिश्रा जी, आप जल्दी से आशीष भैया के बगल में आ जाइए, आइए। क्योंकि ये क्षण बड़ा अविस्मरणीय है। हमें परमवीर चक्र मिले, हमें भारत रत्न मिले, लेकिन जो ये क्षण मिल रहा है ये वो तमाम भारत रत्न से बड़ा है। असली आप इस बात को यकीन रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस सम्मान के लिए जो आपने हमसे ग्रहण किया, क्योंकि ये जो रूखा सूखा है हमारे पास, ये आपके चरणों में न्यौछावर है। और गुरु के लिए तो कहा जाता है कि कई जन्म न्यौछावर कर दें फिर भी कर्ज रहेगा तेरा। तो इसलिए हम लोग के पास कुछ नहीं है, खाली भाव समझ सकते हैं। लेकिन मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सम्मान को सम्मान की आवश्यकता नहीं होती। न जाने कितने विद्यार्थी आपके पढ़ाए हुए, आपके संस्कार दिए हुए देश विदेश में विचरण कर रहे हैं। आप स्वयं एक कवि और गीतकार हैं, तो अभी
हाल ही में इसी रविवार को 9 अप्रैल 2023 को आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ, गीत विहग मेरे। यहाँ जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, मुझे लगता है उसी के सभागार में हुआ है। उसके बारे में बाकी जानकारी तो गुरुजी देंगे, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो जानना चाहते थे कि गुरुजी के जो पीछे है, जो गुरुजी की प्रेरणा है, जो गुरुजी का ये सादगी भरा जीवन है, ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो हमारे मन में कौतूहल की दृष्टि रखते थे। हमेशा प्रेयर की लाइन के बाद गुरुजी से कुछ सुनना हमारे लिए एक वेद वाक्य सा लगता था। तो मैं अपने उन तमाम, मैं आज एक साक्षात्कारकर्ता ना बन के एक शिष्य बन के बहुत सारी बातें हैं जो पूछना चाहता हूँ सर से। तो आइए पूछते हैं, शुरू करते हैं सर कि जो आपकी ये जीवन यात्रा रही, जहाँ से हम तो वहाँ से जानना चाहेंगे जब आप कानपुर में आए होंगे। मुझे मालूम नहीं कि आप कानपुर में कब आए, किन परिस्थितियों में आपने विद्यालय खोला, या आपकी पहली जो पसंद रही वो विद्यालय थी या कहीं आप और जा रहे थे। तो चलिए वहाँ से शुरू करते हैं कि कानपुर में किस तरह आगमन हुआ और कहाँ से शुरू हुई ये जीवन। कानपुर राजीव यहाँ पर 58 बल्कि 57 में जी हमारे मामा की शादी हुई थी जी, तो उसमें हमारा परिवार आया था जी, और उस समय हम लोग बरेली में थे। अच्छा, बल्कि 56 की बात होगी, 56 हाँ जी, तो बरेली तब मैं छोटा ही था, बहुत बड़ा भी नहीं था। और पिताजी, हम, माताजी, सब लोग जो है उसमें शरीक होने के लिए कानपुर आए थे जी, यहाँ माताजी की एक बहन है, तो उन्होंने कहा माताजी से जी, कि हमने शास्त्री नगर में जी, एक प्लॉट लिया है, अच्छा, तो तुम भी यहाँ आ जाओ। तो माताजी ने जिद की होगी पिताजी से, तो उन्होंने जो है यहाँ किदवई नगर में है, उन दिनों रमारतन जी शुक्ल अच्छा, स्कीम सेक्रेटरी थे जी, और वो हमारे जीजा लगते थे। अच्छा, डॉक्टर माधवी लता शुक्ला जी, ये हमारी बुआ की लड़की थी। अच्छा, तो वो कहने लगे जीजा कि हमारी स्कीम में आप लग लीजिए। अच्छा, तो उन्होंने ये प्लॉट हमें दिलवा दिया था। जी, इसके बाद हम लोग में चले गए नॉर्मल कोर्स में, जी, और 57 में आकस्मिक पिताजी की डेथ हो गई। और शुरुआत में बड़ा वैभवपूर्ण जीवन हमारा था जी, और हर दृष्टि से हम अभाव क्या होता है मैं जानता नहीं था। जी, और जब पिताजी नहीं रहे जी, तो हम लोगों के सामने प्रश्न पैदा हुआ कि हम लोग बरेली में थे उस समय, जी, तो ये हुआ भी कहाँ जाएंगे यहाँ से। तो हम लोगों का पैतृक मकान लखनऊ में था। अच्छा, तो हम लोग ये हुआ कि लखनऊ रहा जाए, और हमारे मामा जो थे वो इलाहाबाद में थे, जी, तो पुलिस हेडक्वार्टर दिया और इलाहाबाद से कानपुर आ गए। आज जो बहुत बड़ा कानपुर कॉलेज, जी, गर्ल्स विद्यालय जी, जो है बालिका विद्यालय किदवई नगर में है, ये तब एक छोटे से मकान में के मांटेसरी के नाम से चलता था। अच्छा, वहीं हमारा सामान उतरा। तो बगल में कैप्टन नरेंद्र सिंह के यहाँ दीदी ने हमको जगह दिलवाई, जी, वहाँ हम लोगों ने अपना सामान रखा, वहाँ रहने लगे। दीदी बोली कि तुमने आगे क्या प्लान क्या बनाया है? तो हमने कहा कुछ नहीं, प्लान क्या है दीदी? क्या नाम, हाँ इस बीच में एक चीज़ हुई थी कि एयरफोर्स से हमारे पास में एक तरीके से ज्वाइनिंग ही थी वो, तो वो आ गई थी। स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा था उस समय। जी, तो एयरफोर्स में जाने की पूरी तैयारी हो गई थी। जी, तो माता जी हमारी बोली कि भाई तुम ही घर में बड़े हो, तुम भी चले जाओगे, तो यहाँ तो कोई बचेगा नहीं। जी, तब बेबी सर बहुत अच्छे थे, जी,
मैं थोड़ा सा इसी विषय में जानना चाहूँगा। माता जी का भी आपने जिक्र किया, पिताजी बड़ी अर्ली में, मैं इनका नाम भी जो है चाहता हूँ कि आप लें मुझसे। पिताजी का जी पिताजी पंडित उमाशंकर वाजपेयी जी ये लखनऊ में हम लोगों का आवास है, वहाँ रहते थे पहले। जी बहुत शिक्षित थे, जी बहुत लेट सर्विसेज शुरू की, लेकिन वो काल था कि अगर कोई 8वां पास है जी तो उसको भी सरकारी नौकरियां मिल जाती थी बड़े आराम से, और कहीं 10वां पास है फिर तो कहने क्या है। जी और जिसकी शिक्षा 3 विषयों में है, तो बहुत अच्छा। 4 भाषाओं के विद्वान, जी ऐसे पिता के हम संतान थे। मैंने इसीलिए इस जिक्र को किया कि जो कवि निकला है, जो प्रबंधक निकला है स्कूल का, वो यूं ही जो है वो नहीं निकला होगा, कहीं ना कहीं वो वंश वेल निश्चित रूप से उच्च शिक्षित। हाँ पिताजी, ये मेरा एक कौतूहल था, मैंने अपने दर्शकों के समक्ष इस बात को रखना। पिताजी अपने समय के बहुत ही प्रतिष्ठित, बिल्कुल। और बेटे उस समय एक पोजीशन और थी, जी 1 कमाए और 20 खाए, इतना जिम्मेदारी खराब नहीं, इतना सस्ता जमाना था। हाँ। तो हमारे पिता और उनके बड़े भाई रेलवे में क्या नाम सर्विस करते थे जी। तो उन्होंने अपने भाई को मुक्त कर रखा था। बोले देखो तुम अपनी जिंदगी आराम से जियो, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, पढ़ाई करो जो मना करो तुम। तो नतीजा ये कि वो अध्ययन में रहते थे, सुबह निकल जाना अपना, और लाइब्रेरी थी वहाँ जा करके 4-5-6 घंटे पढ़ाई करना, जी अध्ययन करना, और शिक्षित तो थे ही, उसमें कोई कमी नहीं थी। उसी में उनके अंदर उस काल में कविताएं लिखने का भी उनको शौक था। अच्छा। ब्रजभाषा उस समय की मुख्य धारा थी। जी ज़्यादातर जो ब्रजभाषा के छंद हुआ करते थे तो कवि ज़्यादातर ब्रजभाषा में ही लिखते थे, और पॉपुलर थी ये भाषा। कानपुर में स्नेही जी का जन्म, स्नेही जी का उदय हो चुका था। अच्छा। स्नेही जी वो शख्सियत थे जिनको देख के निराला जी भी उठ के खड़े हो जाते थे। ठीक है। कितना सम्मान निराला जी उनका करते थे। निराला जी हमारे पिता के मित्रों में से थे। अच्छा। घर में आना जाना था, केवल निराला जी नहीं आना था, तो मशहूर बहुत ही प्रसिद्ध स्थापित क्रिटिक समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, ये भी हमारे पिता के साथ सहपाठी थे उनके। जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में साथ साथ पढ़ने जाते थे। इस तरीके से कुल मिला के एक शिक्षित शिक्षा वातावरण था जी, जी, और सृजनात्मक वातावरण था जिसमें हमें सांसें लेने का मौका मिला। और पिताजी के अंदर भी एक प्रवृत्ति थी, जी, ये सर्जना की शक्ति जागृत करने के दृष्टि कहते होंगे। तो हमें कोई कहानी सुनाए तो कहें देखो ऐसा करना है, इसको तुम लिख के रखना, हम लौट के आएंगे तो पढ़ेंगे तुमने क्या लिखा। अच्छा। तो इस तरीके से बचपन से उन्होंने बीजारोपण हमारे अंदर किया था। शायद वही कुछ बिल्कुल सर, जो आगे हमारे व्यक्तित्व में विकसित हुआ। माता जी का नाम भी मैं जानना चाहूँगा। माता जी प्रकाशनी वाजपेयी थी। जी, देखो एक बात हम आपको और बताएं। जी, माता जी शिक्षित थी हमारी, इंटरमीडिएट थी, अंग्रेजी वगैरह बहुत अच्छी थी। अच्छा। बहुत अच्छी। और उनको एक दिव्य शक्ति थी उनके पास। अच्छा। जो कम लोगों के पास होती, वो ये थी कि उनके स्वप्न बिल्कुल सत्य होते थे। जो उन्होंने देख लिया तो अकाट थी। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ माता जी को। तो उनका नाम था प्रकाश राज। मैंने संस्था बनाई साहित्यिक, उनके सामने तो नहीं बनाई, उनके जाने के बाद उसका नाम रखा प्रकाशनी। और 78 साल के लंबे सफर में पहली बार बच्चों की जिद पर हमने अपनी किताब छपवाई। तो ऐसा नहीं था कि
तुम लोग जब छोटे थे या इतना तो होश था ही कि अगर हम कोई चीज़ मान लो लिखने का शौक था तो कभी तुमने हमको स्टाफ पे या कभी जनरल किदवई नगर के किसी आयोजन में शायद ही कभी देखा हो। जी, हमें इस बात का एहसास नहीं था सर, और मैंने इस प्रश्न को अपने पास लिख के रखा था कि पूछेंगे कि जब आपने एयरफोर्स या जो आगे की आपने कहा कि वहाँ पे जब अपॉइंटमेंट होने वाला होगा तो वहाँ ना जाके फिर विद्यालय कैसे, क्या दिमाग में आया कि जब आपने विद्यालय करने लगे तुम्हें आज वे भी बहुत छोटे थे जी, 3 भाई थे हम लोग 3 भाई थे, 2 बहनें थी। बीच वाले जो थे वो इलाहाबाद में रह गए थे जी पढ़ाई के लिए जी, हम लोग यहाँ आ गए थे जी, तो घर में बचता कौन जिम्मेदारी में जी, तो माता जी अकेले, तो उन्होंने कहा तुम चले जाओगे, ये लोग तुम्हें दूर ट्रांसफर करेंगे और यहाँ कोई देखने वाला नहीं, क्या तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते? जी। तो हमने फिर वो नौकरी का विचार दिमाग से हटा दिया। अच्छा। हाँ, और शायद ईश्वर को यही मंजूर था और फिर हम माधवी शुक्ला जो हमारी बहन थी जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा, बोली कि सुनील तुम खाली समय में जी, हमारे यहाँ क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? अच्छा, तो ये के गर्ल्स कॉलेज बना है जी, तो इसकी नींव के पत्थरों में से एक हम भी अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वहाँ इनके यहाँ उस समय हमने पढ़ाया है। इनका हायर सेकेंडरी किस सन की बात रही होगी सर? हाँ, ये करीब जो है बात है 64-65 ऐसी 64-65 के आसपास। और भारतीय विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? नहीं, उस समय नहीं हुआ, बल्कि ये है बात हम समझते हैं कि 63-64 ऐसी थी। जी, तो आगे चल करके जब इसकी बिल्डिंग बनने लगी जी, तो दीदी हमसे और वहाँ पर लड़कियों का स्कूल बनाया था जी, चार जेंट्स टीचर थे, जी, उसमें एक हम भी थे। जी, तो इन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा, बोले ऐसा है कि हम एक अलग से बॉयज सेक्शन खोल रहे हैं, उसमें एज ए प्रिंसिपल तुम ज्वाइन कर लो। तो उनके ससुर का नाम था श्री रतन शुक्ल। अच्छा, उन्हीं के नाम पर एक यहाँ चलता है सरकारी स्कूल है, श्री रतन शुक्ल इंटर कॉलेज। अच्छा, हाँ, ये तो वो बहुत ही विद्वज्जन थे जी, और बड़े योग्य थे, एडवोकेट थे। जी, उन्हीं के नाम पर इन्होंने रतन करके एक स्कूल इस्टेब्लिश किया। अच्छा, तो उसको एज ए इंचार्ज हमने ज्वाइन कर लिया। छोड़ देने के बाद फिर मेरे पास समस्या कि हमें क्या करना है। तो पढ़े लिखे लोग क्या करें, गवर्नमेंट के पास सर्विस नहीं है, जी, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा काम करें जो उनकी रुचि का हो। बिल्कुल, तो चूँकि टीचिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, तो हमने फिर ये वो संस्था, उस संस्था का जन्म हुआ जिसमें तुम लोगों से सबसे मिलना जो एक जो है इतिहास बन गई बात। हाँ, इतिहास तो देखो, कोई नहीं जानता कि जिंदगी का ये सफर जो है जी, इसमें कैसे मोड़ आएंगे और किन मोड़ों में आप कहाँ पहुँचते। मित्रों वो बात कही जाती है कि कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो आपने वो पद चिन्ह बनाए और हम लोग को खुशी है कि इन पद चिन्हों में हम लोग भी थोड़े बहुत छोटे मोटे धूल के कण हैं। तो सर ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। तो इस तरीके से ये स्कूल की स्थापना हुई। एक सवाल और दिमाग में मेरे आता है, हालांकि मैं वो उसका उत्तर हमें पता है, लेकिन फिर भी आपके मुँह से ही मैं सुनना चाहता हूँ कि आजकल तो स्कूल जो है वो कमाई का जरिया हो गया है। कई बार ये होता है, कुछ कार्टून्स ऐसे आते हैं कि ड्रेस यहाँ से लेना है, सब कुछ यहाँ से लेना है, पढ़ाई कहाँ से करनी है। ऐसा भी कार्टून आता है कि पढ़ाई स्कूल से ही करनी है कि नहीं करनी है। तो इसके प्रति आपके स्कूल की भूमिका और आपकी सोच, मुझे उम्मीद है कि उत्तर वही मिलेगा जो मुझे पता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा जी प्रश्न है। जी।
तुम्हारा सोच अपनी जगह 100% सही है। स्कूलों को लोगों ने कमाई का धंधा बना दिया। अगर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई काम नहीं है और उसके जीवन में संघर्ष है, पढ़ाई के अलावा उसके पास कुछ है नहीं, एक बार अगर वो उसको इस तरह से स्कूल को चला रहा है कि 4 पैसे उसको मिले, क्षम्य है। लेकिन जब बड़े बड़े पैसे वाले बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बना के दोनों हाथों से बेशुमार दौलत कमा रहे हैं आज, उन्होंने बना दिया इसको व्यापार और 1 नंबर का व्यापार बना दिया। आज ये बहुत बड़ा व्यापार है। ठीक है। और बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े राजनेताओं का रुपया है। तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज जो बड़े बड़े खड़े हैं सब पीछे उनके इन्हीं राजनीतिज्ञों और पैसे वालों का पैसा है। और व्यापार के तरीके से अब उद्योग चल रहे हैं। बिल्कुल। शिक्षा के जब मैंने स्कूल खोला था तो मेरे दिमाग में भी कल्पना थी कि पैसे वालों के लिए तो तमाम स्कूल होंगे, हम ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें हमारे मध्यम वर्ग और मध्यम निम्न वर्ग इनके बच्चे पढ़े। तो जाहिर था कि जब शुरू हुआ ये स्कूल तो उस समय जानते हो उसकी फीस हमने क्या रखी थी? 2 रुपया। आज हमारे साथ के जिन लोग जो इस क्षेत्र में हैं और जिन्होंने हमारे साथ सफर किया था उनके बड़े बड़े 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खड़े हैं, बड़े बड़े, और इतना धन है कि उस 7 पुस्तों खाए और खत्म ना हो। लेकिन हम तो अपने स्कूल के लिए प्लाट भी न खरीद क्योंकि हर साल बहुत बड़े परिमाण में ये गरीब बच्चे जो थे एक तो वैसे ही माफ कर देते थे और उसके बाद एक तो थोड़ी फीस, फिर उसमें भी माफी, और उसके बाद भी ऐसे भी विद्यार्थी थे कि उनके पिता लोग क्या करें कि आखिरी में जो पैसा है स्कूल का जमा करना चाहिए, सर अगले महीने अगर जमा कर दें, आज बड़ी किल्लत चल रही है। हाँ ठीक है। तो पता लगा स्कूल की फीस से मार कभी हृदय होता ही है सर। तो सब चलता था। और क्योंकि हमें अगर कमाई का दृष्टिकोण होता तो फिर हमारे पास इस समय पोजीशन दूसरी होती। बिल्कुल ठीक है। लेकिन तब कभी ना हो। मैं इस बात को बहुत बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते हैं, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, कि सरस्वती की देख साधना लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा और मिट्टी ने माथे का चंदन बनने का संकल्प न छोड़ा। आज इस मुलाकात की बेला में रुक टुक ले कुछ ताजा हो ले, आओ मन की गांठें खोले, आओ मन की गांठें खोले। तो ये जो गांठें खोलने का था, ये क्रम मैंने यहाँ से शुरू किया इसलिए कि बहुत सारी चीजें हैं। सारी बेटा एक बात हम कहेंगे जी सुन लें जी, ये भी अनुभव की चीज है। बिल्कुल। कि देखिए आपके वैभवशाली होने, भिखारी होने, बहुत किल्लत से जिंदगी जीने, कविता ही कुछ अलग ही चीज है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्ति, उसने संस्थान बनाया शिक्षा का जबरदस्त, और अभाव भी नहीं था ऐसा कि बड़ा भारी अभाव के अंदर नहीं किया। तमाम ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और उनके पास में ये बात आपकी अपनी जगह। खैर आइए बात करते हैं जी काव्य जो है, जैसे लोग होता है ना कि स्कूल के साथ शुरू हुई, एक जैसे होता है ना कि कोई अग्नि है तो उसको हवाओं से बचाते हुए वो चीज बुझने न पाए, और जो लोग उसके हकदार हैं
और जो वास्तव में उसके पात्र हैं उनके सामने तो वो चीज प्रकाशित हो, इनका वो चिंतन नहीं है और जिनको दूर दूर तक उससे, तो वहाँ हमने कभी भी अपनी कविता को जाने नहीं दिया। जब कविता हमारे पास आई तो हमने अपनी कविता से क्या कहा मालूम है तुमको? हमने अपनी कविता से कहा था कि वन में उगे फूल के जैसा, मन में उगे फूल के जैसा रहना, चाहे रहना पड़े, वन में उगे के जैसा चाहे रहना पड़े निरंतर, मैं भालू बंदर के जैसा तुमको नहीं नाचने दूंगा। क्या बात, यानी दुखी हो जाते हुए कविता इतनी जगह जगह उसको लिए घूम रहे, कुछ नहीं, वो हमारी चीज है, हमारी अपनी अनुभूति है। जो हकदार है उनके सामने स्कूल के वातावरण को हमने कभी भी अपनी कविताओं से डाइवर्शन ना हो। अच्छा, एक चीज और हम सबसे कहेंगे जी कि तुलसी बाबा कह रहे एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। मेरे सामने भी ये प्रश्न पैदा हुआ, कविता में लिखता था और कभी सम्मेलनों में जाता था, तो वो पीरियड ऐसा था कि जब कवियों की कतार में गोपाल दास नीरज, बलबीर सिंह रंग, मुकुट बिहारी सरोज, देवराज दिनेश, हल्दी घाटी वाले पांडे जी जिन्होंने हल्दी घाटी काव्य लिखा था, जालौन के डॉक्टर आनंद, संतोषानंद आजकल बहुत फेमस हो गए, ये सब। और इसके अलावा कवियों का एक बहुत बड़ा झुंड ये सब कवि सम्मेलन जाया करते थे और हमको भी मौके मिलते थे उस समय। बड़े ना उस समय है, तुम लोग इतने यंग थे। किस सन की बात है सर? ये हम समझते हैं कि यही सब पीरियड है, 63, 64, 65, 66, 67। जब ये स्कूल खोल दिया हमने तो कवि सम्मेलन के न्योते आते थे, तो हम जाएं एक दिन के लिए जाएं तो हमारे 3 दिन बर्बाद हो जाए। एक दिन चले गए और पता लगा 3 दिन हमारे बर्बाद। जिस रात की जाए उस रात कवि सम्मेलन और 3 राउंड कवि सम्मेलन चले। तो सवेरे पता लगा कि 4 बजे 4:30 बजे कवि सम्मेलन खत्म। अब वो गांव का जो प्रधान है या गांव का कोई बड़ा प्रतिष्ठित है तो साहब सुबह की चाहे सर आप लोग को आमंत्रित है हम लोगों के यहाँ लीजिए। अब वो पूरा कवियों को उनके यहाँ पहुँच गए। वहाँ से उन्होंने इंतजाम खाने पीने का और चाय पानी का। अब वहाँ भी पता लगा कि 100-200 लोग बैठे हैं। पता लगा वहाँ भी गोष्ठी जमवा दी। अब मालूम पड़ा कि जब घर जा रहे हैं तो 3 बजे 4 बजे दोपहर को कहीं फिर बस में जाके बैठे, तब फिर इधर के लिए आए। तो 2 दिन ये बर्बाद हो गए। अब रात भर की जगह है, सब कुछ है और तो तीसरा दिन फिर सवेरा स्कूल है तुम लोगों वाला, ये नई संस्था खुली थी। ये संस्था ये कह रही थी कि हमें छोड़ो मत। तो 10 साल के लिए हमने अपनी इस अभिरुचि को ताला लगा दिया और न किसी गोष्ठी में जाते थे न किसी कवि सम्मेलन में जाते थे, सब बंद कर दिया। लिखते रहे लेकिन गए नहीं कहीं, बंद कर दिया। तो 10 साल बाद में जो 10 साल में जो पीढ़ी नहीं आई, तो जब हम इस काबिल हो गए कि स्कूल स्टैब्लिश भी हो गया, सब ठीक हो गया और हमारे पास समय भी मिलने लगा। तो जब हमने जाना शुरू किया तो
हमारे सामने एक नई पीढ़ी बिल्कुल आके खड़ी हो गई थी, जी। जिस पीढ़ी में अगर हम नाम लें तो सबसे बूढ़े लोग आदमी का नाम लें तो अंसार कंपनी, हाँ, ये तमाम जितने भी हैं पुराने वाले, इनमें शायद ही कोई ऐसा और होगा जो हमारे साथ मंचों गोष्ठियों में जिसको हम न ले गए हों, पुराने लोगों जी। और ये तुम्हारे जैसे भाई ये लोग चलते हुए लोग थे, जैसे अंसार थे, तो अंसार बराबर कभी सम्मेलन में जाने वाले लोग थे, जी। और हम कभी सम्मेलन में न जाने वाले लोग थे, हमने छोड़ रखा था, जी। इसके बाद की जैसे प्रमोद तिवारी नहीं रहा, मृदुल तिवारी, ये सब नए नए लोग, एक नई पीढ़ी आ गई सामने, और वो पीढ़ी जो थी वो कभी सम्मेलन में जाने वाली पीढ़ी थी। उसी में ये सुरेश अवस्थी भी थे, तमाम लोग थे, तो ये सब पूरा ग्रुप जो इस समय है सर्वाइव कर रहा है। तो हमारी यात्रा अभी देखे तो बहुत पुरानी है, लेकिन बीच में 10 साल हम अंतर ध्यान हो गए थे। फिर जब उदित हुए तो हाँ, फिर भी इतना यह है कि चलते रहे तो चूजी रहे जी। ये नहीं कि हर जगह पहुंच गए, जहाँ बहुत अगर ज़्यादा प्रेशर है और हमने देखा कि हाँ ये ठीक है तो वहाँ गए, हर जगह नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, चुनिंदा चीज़ें की जाए, क्वालिटी भी चुनिंदा चीज़ों में ही आता है। आइए बात करते हैं अभी आपकी जो प्रकाशित काव्य कृति है गीत बिहद मेरे, इसके बारे में बिल्कुल जरूर जानना चाहेंगे। ये गीत बिहद मेरे हैं जी। देखो, ये किताब है जी। ये आप देख पा रहे होंगे गीत बिहद मेरे, ये सब बिहद बोल रहे हैं, देखो इसको ध्यान से देखो जी। बिल्कुल, कितने इसमें बिहद हैं, बिल्कुल, ये सब चले जा रहे हैं, ये सब हमारे गीत हैं जी। और बहुत ही सुंदर कवर बना हुआ है आप और गीत हमारे जो हैं जी। इस किताब के खास तौर से जी। वो पक्षियों की तरह ही बहुत ही सुंदर कवर, और कवर पृष्ठ पे भी आप देख सकते हैं गीत ऋषि गोपाल दास नीरज जी के साथ श्री वाजपेयी, उनके ही हाथों का लिखा हुआ एक जो है शुभकामना संदेश भी है। ये उन्होंने बोला है जी। इसको पढ़ो राजीव जरा सा जी। लिखते हैं गीत ऋषि गोपाल दास नीरज कि गीत तो अस्तित्व का नवनीत है, गीत की मेरी ये परिभाषा श्री सुनील वाजपेयी की कृति गीत बिहद मेरे पर पूरी तरह से सार्थक है। वाजपेयी जी ने समस्त अस्तित्व को अपने गीतों का विषय बनाया है। सामयिक सरोकार के साथ साथ जीवन के अनेकों विषयों और पक्षों पर बड़े मधुर हृदयग्राही गीत लिखे हैं। उनकी भावभूमि बहुत विस्तृत है, उसमें जो हरितिमा है उसकी वजह से उसमें भिन्न भिन्न फूलों का रंग रूप सौंदर्य प्रेम की सुगंध देखने को मिलती है, जिससे मन किसी आनंद लोक में विचरण करने लगता है। ये कृति पठनीय और संग्रहणीय है। मैं कामना करता हूँ कि इसे बड़े सम्मान और आदर के साथ साहित्य जगत ग्रहण करेगा। गोपाल दास नीरज निश्चित रूप से इसे ग्रहण करेगा। आपका मैं बहुत बहुत बधाई। ये इसके बारे में जो है कुछ जरूर जानना चाहेंगे दर्शकों। इसके था कि हमारे इसको निकल जाना चाहिए तो बहुत पहले। अच्छा जी। कितने सब इसमें गीत हैं, रचनाएं कितने हैं? इसमें ऐसे ही हैं 54 कितने हैं जी। इसी के पीछे अनुक्रम देखो। हाँ ये देखो 52 गीत कुल इसमें हमने दिए हैं। जी। और चाहते तो इतनी मोटी बना देते। वैसे इक्यावन क्यों नहीं किया आपने? 51 फिगर होती है इसमें फिर एक कुछ ऐड भी हो गए। अच्छा। जैसे सरस्वती वंदना तो खैर इसमें हमने जोड़ दी है। प्राय तो लोग मैं देखता हूँ कि 21, 51, 101 ऐसे फिगर लेके चलते हैं, लेकिन गुरु जी ने 52 की हैं तो मुझे लगा इसके पीछे कोई खास मंशा रही। नहीं, कुछ नहीं, कोई मंशा नहीं।
तो ये एक अकस्मात चीज़ है, लेकिन ठीक है, गुरु जी ने अगर 52 कहे हैं तो 52 भी सुपीरियर है। तो उसमें समीक्षक ने इसको 52 पत्ते बताया। अच्छा, वाह। मैंने कहा था कि कोई कनेक्शन जरूर होगा, बिना कनेक्शन के कुछ नहीं होता है। उसने कहा 52 पत्ते हैं जी, और ये 52 पत्ते नहीं, उसने कहा कि 52 पंख हैं। उन इसके जो गीत हैं जी, वो चूंकि विहग हैं पक्षी के रूप में जी, तो ये समझ लीजिए कि पंखों के जो पंख हैं, पंखों वाले पक्षी इसमें गीत के रूप में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि कोई काम यूं ही नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो। देखो ये जो है इसका एक हमने जी, यहाँ इस क्रम में जी, ये बनी कैसे किताब, ये जी, बात पूछ रहे थे। जी, तो ये इसमें यही हुआ कि हमारा इरादा नहीं था, जी, कोई मन में ऐसा भाव नहीं था कि छपे, ऐसा नहीं था कि इच्छा नहीं थी, इच्छा थी, लेकिन इधर कुछ हम ऐसे चक्करों में लगे कि मन में सोच के रह जाते। इसमें एक संकेत दिया है हमने जी, और अपनी बात कहने की कोशिश की है कि ये गीत विहग है कैसे। जी, ये भोर हुए नभ में उड़ जाते हैं, सवेरा हुआ हो गए आसमान, ठीक बात। ये भोर हुए नभ में उड़ जाते हैं, फिर संध्या तक घर वापस आते हैं, पूरे दिन में जो कुछ देखा परखा अच्छा, उसका ब्यौरा मुझको बतलाते हैं। बहुत सुंदर। ये भोर हुए नभ में उड़ जाते हैं, फिर संध्या तक घर वापस आते हैं, पूरे दिन में जो कुछ देखा परखा उसका ब्यौरा मुझको बतलाते हैं। ये कभी किसी से बैर नहीं करते, जी, मन में कुछ भरकर सैर नहीं करते, बहुत सुंदर। जिस घर आंसू का मान नहीं होता, जिस घर आंसू का मान नहीं होता, उस आंगन अपने पैर नहीं करते। वाह, 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 बहुत सुंदर। ये मंदिर मस्जिद एक समझते हैं, थक जाएं तो उनमें जा रुकते हैं, जी, गिरजाघर हो या फिर गुरुद्वारा, ये सबकी हद बेखौफ उतरते हैं। वाह, सीमाएं इनको बांध नहीं पाई, ये देशों देशों उड़ते फिरते हैं, सीमाएं इनको बांध नहीं पाई, ये देशों देशों देखते नहीं हो, बिल्कुल, दूसरे देश के पक्षी यहाँ आ गए, यहाँ बिल्कुल, की सीमा चले गए, बिल्कुल। तो सीमाएं इनको बांध नहीं पाई, ये ये देशों देशों उड़ते फिरते हैं। जी, ये नीले नीले प्यारे अंबर में अपने सुंदर पर खोले फिरते हैं। ये बहुत बहुत सुंदर। जी, ये नीले नीले प्यारे अंबर में जी, अपने सुंदर पर खोले तिरते हैं। मैं इनकी बातें सुन सुन कर अपने गीतों में उनको ढाला करता हूँ। मैं इनकी बातें सुन सुन कर अपने गीतों में इनको उनको ढाला करता हूँ। जब तक इनके गहने निर्बल रहते, अंतर के वन में पाला पाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब तक इनके गहने कमजोर रहते हैं, जी, जी, तब तक ये हमारे अंतर के वन में बिल्कुल, पलते रहते हैं। बहुत सुंदर है सर ये किताब, और ये किताब का जो आमुख है, जो गीत है, इसने पूरी कहानी रच दी, पूरी कहानी कह दी हमारे समक्ष। और मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे जो विहग हैं वो गीतों की एक लंबी श्रृंखला, रचनाओं की लंबी श्रृंखला है, जो हमारे दर्शक जल्दी ही अन्य गीत संग्रहों के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो ऐसे मित्रों, आपने सुनी हमारी बातचीत, हमारा साक्षात्कार, जो कि श्री सुनील वाजपेयी जी के साथ ये वार्ता हो रही थी। अभी तक आपने देखा कि जो एक कवि है वही अच्छा शिक्षक भी है, वही अच्छा समाजशास्त्री भी है, वही भी है। तो मैं ये अंतिम नहीं है, हमारी जो बातचीत है वो अंतिम नहीं है, बल्कि ये सुनील वाजपेयी जी के साथ जो जो बातचीत है इसकी ये पहली कड़ी है। इसके बाद के तमाम एपिसोड बनेंगे जिसमें हम सर की और भी पुस्तकों के बारे में, और भी जो रचनाएं हैं, जो प्रकाशित हैं, जो अप्रकाशित हैं, ऐसी तमाम रचनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। मैं
आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि आप जरूर जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो लाइव इसको देख रहे हैं, जो इसको बाद में देखेंगे, वो कमेंट के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में होते हैं और बहुत सारे सवाल आपके पास भी होते हैं। हो सकता है कि आप इस सर से किसी न किसी तरह जुड़े हों, आपकी भी कुछ यादें, कुछ मेमोरीज हों हार्दिक याद सुनील वाजपेयी जी के साथ, एक कवि के साथ। ऐसी तमाम बातचीत को कमेंट के माध्यम से हमें लिखें और अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं शैक्षिक दुनिया को दें, ताकि हम रूबरू आपके समक्ष ऐसी तमाम विभूतियों को लगातार लेकर आते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा अपना आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको स्टूडियो में पधारने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, और इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.